नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के यूट्यूब परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 7th क्लास के साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 15 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा प्रकाश। आज हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे तथा हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होगा उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रकाश के बारे में समझते हैं कि हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कैसे महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि आपने पतली झिरी अथवा छिद्र से सूरज के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों यानी कि हेड लैंप जो होता है, आगे वाले जो लैंप होता है, इससे आते हुए प्रकाश के किरण पुंजों को भी आपने अवश्य ही देखा होगा। अब चित्र संख्या 15.11 को देखेंगे कि इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश के किरण पुंज को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पतन यानी कि एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट के किरण पुंज को देखा ही होगा। अब चित्र संख्या 15.1 और बी के अनुभव को, इसके संकेत को देखते हैं कि क्या संकेत दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे चित्र संख्या 15.1 के प्रकाश के किरण पुंज, यहाँ पे ए में रेल इंजन का अग्रदीप दिखा रहा है, आगे वाले प्रकाश दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइट हाउस दिखा रहा है, लाइट हाउस का आगे वाले प्रकाश को दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब आइए कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। प्रकाश जो होता है सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। ठीक है, सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। क्या कह रहा है कि बूझो कक्षा 6 में किए गए एक क्रियाकलाप को स्मरण करता है और इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लौ यानी ज्वाला की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा। ठीक है, देखा था। चित्र संख्या 15.2 को देखेंगे। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया था। ठीक है, बूझो जो था हम लोग पिछली वाली कक्षाओं में कक्षा 6 में अध्ययन किए थे कि वहाँ पे क्या था कि एक पाइप बनाया गया था, ये एक सीधी पाइप बनाया गया था, यहाँ से प्रकाश को देखा गया था। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर प्रकाश की कोई वस्तु है तो यहाँ से अगर हम प्रकाश डालते हैं तो यहाँ से किसी वस्तु को देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये पाइप अगर हम टेढ़ा बना देंगे, मुड़ा हुआ बना देंगे और यहाँ पे किसी वस्तु को देख लेंगे, रख देंगे, तो यहाँ से अगर प्रकाश हम डालेंगे तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जो कि पिछली वाली कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो वही कह रहे कि बूझो जो है मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को क्यों नहीं देख पाया था। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? तो प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए चमकदार पृष्ठ सतह पर पड़ता है तो क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक मोमबत्ती की लौ को सीधे तथा मुड़े हुए पाइप से देखा जा रहा है। ठीक है, अब आइए प्रकाश का परावर्तन को देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर क्या किया जाए? प्रकाश को डाला जाए। उदाहरण के लिए स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, स्टेनलेस इस्पात की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चम्मच जो है प्रकाश की दिशा को क्या कर सकती है? परिवर्तित कर सकती है, परावर्तित कर सकती है, यानी कि फिर दोबारा रिटर्न कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जल का जो पृष्ठ होता है वो भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? अब यहाँ पे चित्र संख्या 15.3 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए जल में वस्तुओं का परावर्तन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जल है और ये ऊपर वस्तु है। ठीक है, उसका परावर्तन होकर के जल में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? अब देखिए कि जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तब क्या होता है। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण क्या करता है? जब दर्पण पे कोई भी प्रकाश उस पर प्रकाशित किया जाता है तो क्या करता है? वो उसकी प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन जो होता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, जब दर्पण के द्वारा जो प्रकाश का जो दिशा में जो परिवर्तन किया जाता है उसको ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। क्या आपको यह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? यहाँ पे कुएं का पानी द्वारा परावर्तन किया गया। यहाँ पे शेर जो है देखिए कुएं का पानी है, उसमें शेर जो है उसमें देख रहा है और उसका प्रतिबिंब उसको खुद ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आइए कि
आगे उसी से मिलता जुलता एक क्रियाकलाप को करने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 15.1। एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को चित्र संख्या 15.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के टॉर्च पेपर के टुकड़े से ढकिए जिसमें 3 पतली पतली झिरियाँ यानी कि स्लिट बनी हुई हो। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए और चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। चित्र संख्या 15.5 को देखेंगे। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए और टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर का अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। कुल मिलाकर के ये प्रयोग करने वाला था, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं थी। अगर आप प्रयोग करेंगे तो इसको फिर दोबारा देख लेंगे, ठीक है। एक समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से कराया जा रहा है। यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे समतल दर्पण है। यहाँ से जब हम प्रकाश मार रहे हैं तो देखिए इसका परावर्तन जो पीछे की तरफ रिटर्न हो रहा है। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है। अब टॉर्च को थोड़ा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या क्या आप परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं। परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए, क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियाँ दिखाई देती है। यह झिर्रियों का प्रतिबिंब होता है, ठीक है। यह जो क्या होता है, झिर्रियों का प्रतिबिंब होता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश जो है समतल दर्पण के किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी को क्या करें, प्राप्त करें। लेकिन यहाँ पे एक चेतावनी दिया हुआ है कि जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतना है आपको। इस क्रियाकलाप को यदि आपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा होगा, ठीक है। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा ही इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के क्या हो, पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वो मोमबत्ती का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, छाया कहलाता है। चित्र संख्या 15.6 को देखेंगे। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब वस्तु का उदाहरण होता है, ठीक है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए और प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को क्या कीजिए, देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है, नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं होगा। आप उसको अगर लिटा करके रखेंगे तो लिटा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। यहाँ पे देखिए समतल दर्पण में मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जैसे इसको सीधा रखें तो उसमें भी सीधा दिखाई दे रहा है। मोमबत्ती द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान अपमाप साइज का दिखाई देता है, ठीक है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए और पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। आप देखेंगे कि किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। आइए एक और क्रियाकलाप करने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्रियाकलाप 15.3 को करते हैं। क्या कह रहा है कि शतरंज का एक बोर्ड यानी कि चेस बोर्ड लीजिए और यदि चेस बोर्ड उपलब्ध ना हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। 64 वर्ग ही क्यों कहा है, यहाँ पे आपने ध्यान दीजिए कि 64 वर्ग ही क्यों कह रहा है, क्योंकि जो चेस होता है, चेस बोर्ड में जो खाना होता है उस पर 64 वर्ग ही होता है। इस प्रकार से चेस जो होता है ना उस पर 64 वर्ग ही होता है। 1 2 3 4 इस प्रकार से करके उस पर 64 वर्ग होता है, ठीक है। चेस में पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए और इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर क्या कीजिए, ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने तीसरे वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे कि पेंसिल शार्पनर रखिए। चित्र संख्या 15.7 में देखेंगे। दर्पण में इसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए और क्या आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं। यहाँ पे देखिए एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारण किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये चेस बोर्ड है, ठीक है। ये चेस बोर्ड दिखाया गया है। चेस बोर्ड है, इस पे 64 खाने होंगे, ठीक है। 64 खाने चेस में होते हैं, आपको याद रखना है। यहाँ पे एक दर्पण है, समतल दर्पण है, इसके सामने एक वस्तु रखा हुआ है। देखिए इसका प्रतिबिंब सेम दिख रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण के उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी पर होती है, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ होगा, जितनी दूरी पे दर्पण से वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पे वो प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देगा, जितनी की दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर यानी कि चेस बोर्ड पर बिंब को किसी भी स्थान पर रख करके देखा जा सकता है, ठीक है। अब आइए दक्षिण या वाम के बारे में देख लेते हैं। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा ही दिखाई देता है।
क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है। आइए अब इसे पता लगाते हैं कि कौन सा रोचक अंतर है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 15.4 को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि प्रतिबिंब में दक्षिण हाथ वाम प्रतीत होता है, दक्षिण का जो हाथ है वो वाम प्रतीत हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर के अपने प्रतिबिंब को देखिए, अपने दक्षिण यानी दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, आपका प्रतिबिंब आपका कौन सा हाथ ऊपर उठाता है। ठीक है, आप दाहिने हाथ उठाइए और प्रतिबिंब में देखिए कि आपका कौन सा हाथ ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। चित्र संख्या 15.8 को अभी देखें कि अब अपने वाम यानी कि बाएं कान को स्पर्श कीजिए, आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। ठीक है, यानी कि उल्टा दिखाई देता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व यानी कि साइड में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा ऊपर का भाग नीचे नहीं दिखाई देता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है उल्टा नहीं दिखाई देगा, यानी कि ऊपर का नीचे, यानी कि हमारा सर जो है नीचे नहीं और पैर हमारे ऊपर नहीं दिखाई देगा, बल्कि बाएं दाएं वाला ही उल्टा प्रतीत होगा। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ करके रखिए, यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है। अब क्या अब आप समझ सकते हैं कि गोरी वाहनों पर, ठीक है, रोगी वाहनों पर, सॉरी, रोगी वाहन यानी कि एम्बुलेंस, एम्बुलेंस शब्द जो होता है उसको चित्र संख्या 15.9 की भांति क्यों लिखा जाता है। जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य यानी कि साइड मिरर में देखते हैं, साइड मिरर में जब देखते हैं, पीछे के दृश्य दिखाने वाला दर्पण जो होता है कौन सा होता है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है, गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण होता है, और गाड़ी के सामने यानी कि फ्रंट मिरर में अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण सामने होता है, साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है। पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण में देखते हैं तो वैसे ही रोगी वाहन पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। ठीक है, हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोके बिना उसे आगे जाने दे। जब भी रास्ते पे हम लोग एम्बुलेंस को जाते देखें तो उसको अपना रास्ता छोड़ दे। ठीक है, आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटी दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा होगा कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे देखिए एम्बुलेंस रोगी वाहन है, एम्बुलेंस दिखाए हुए, एम्बुलेंस में जो होता है एम्बुलेंस उल्टा दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा लिखा होता है ताकि आगे वाले गाड़ी को सही दिखाई दे। अब आइए गोलीय दर्पणों से खेल के बारे में देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। पहली तथा बूझो जो है सायं काल यानी कि शाम के समय जो है भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे और बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखने लगा। जब हम लोग खाना खाते हैं तो थाली रखते हैं तो थाली में अपना चेहरा देखा जाता है। ठीक है, देख लिया जाता है, कभी कभी ऐसे बचपना हरकत है ये, अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य कर रही है, मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा तथा समान, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। पहली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पीछे वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहली ने कहा कि बुझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह समतल भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य कर रहा है, यह चम्मच भी, माफ कीजिएगा, यह चम्मच भी एक प्रकार के दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। अब आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। अब आइए क्रियाकलाप 15.5 को देख लेते हैं कि स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए, स्टेनलेस इस्पात यानी कि स्टील की एक चम्मच लीजिए और चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए। क्या इसमें देखिए कि क्या आप अपने प्रतिबिंब देख पाते हैं। आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है। जब समतल दर्पण में देखे थे तो वैसा प्रतिबिंब दिख रहा है या चम्मच में का प्रतिबिंब दोनों अलग अलग है या फिर सेम है। क्या यह प्रतिबिंब सीधा है, क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा या बड़ा है। देखिए यहाँ पे चम्मच में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे चम्मच के बाहरी पृष्ठ द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है। ठीक है, ये अब आइए अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है कि इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएंगे। ठीक है, चित्र संख्या 15.11 को देखेंगे। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम लोग चेहरा देखें उसी प्रकार से पेंसिल या कोई भी वस्तु को रख करके देख सकते हैं प्रतिबिंब। चम्मच के भीतरी पृष्ठ द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है। ठीक है, ये अंदर वाले भाग पर बना हुआ प्रतिबिंब है।
चम्मच का वक्रित यानी कि चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। गोलीय दर्पण जो है वक्रित दर्पण का ही सबसे अच्छा उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहेंगे। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहेंगे। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहेंगे। चित्र संख्या 15-12 को देखेंगे। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि चम्मच के भीतरी पृष्ठ जो है अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल दर्पण है, अवतल तथा उत्तल दर्पण को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा ये क्या है, दर्पण है। ठीक है, ये भीतर की ओर परावर्तक पृष्ठ है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। लेकिन जब ये बाहर, ये अंदर की तरफ रहेगा, ये अंदर की तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ बाहर हो जाएगा और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर हो जाएगा और अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कह रहा है कि अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं। रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काट दीजिए, जैसे कि चित्र संख्या 15.13 में दिखाया गया है। ठीक है, सावधान रहे, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। ठीक है, अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल कहलाता है। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब बल्ब को दो दो भागों में काट लिया गया है तो ये बाहरी पृष्ठ क्या कहलाता है, ये बाहरी पृष्ठ उत्तल हो जाता है और अंदर का पृष्ठ जो होता है वो अवतल होता है। ठीक है, जब अंदर की तरफ धंसा हो तो अवतल दर्पण और जो बाहर की तरफ जब उभरा हुआ हो तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अंदर की तरफ धंसा हुआ अवतल दर्पण, बाहर की तरफ जो उठा हुआ होगा वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हम जानते हैं कि किसी बीम का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण द्वारा क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आइए कि देखें कि क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है। अब क्रियाकलाप 15.6 में चेतावनी दिया हुआ है, कह रहा है कि क्रियाकलाप 15.6 जो है सूरज के प्रकाश में किया जाना है। ठीक है, सूरज के प्रकाश में किया जाना है। सावधानी रहे कि कभी भी सूरज को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत रखिए। ठीक है, मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आंख खराब हो सकती है। आप सूरज के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूरज की ओर रख करके पकड़िए। ठीक है, एक अवतल दर्पण लीजिए तथा इसके परावर्तक पृष्ठ को, जहाँ से वस्तु का परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, तो किरण का परावर्तन होगा, तो उस पृष्ठ को सूरज की ओर रख करके पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे समायोजित कीजिए जब तक कि आपको यहाँ पे देख जब तक कि आपको क्या कर रहा है कि एक तीक्ष्ण यानी कि स्पष्ट चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। अवतल दर्पण सूरज का वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण द्वारा सूरज का वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूरज का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे यानी कि कागज की शीट पर बन रहा है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप 15.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाया जा सकता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाया नहीं जा सकता है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब समझ गए और वास्तविक प्रतिबिंब समझ गए होंगे। आइए अब अवतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। अब क्रियाकलाप 15.7 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण को चित्र संख्या 15.15 में दिखाए अनुसार, ठीक है,
अवतल दर्पण को चित्र संख्या 15.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड यानी कि कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके उसका उपयोग किया जा सकता है, स्टैंड का उपयोग किया जा सकता है। और गत्ते की किसी सीट यानी कि लंबाई जो है लगभग 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर पर एक सफ़ेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगी। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कीजिए, उसको रखिए। अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर्दे पर रखिए और पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त ना हो जाए। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा पर्दा बाधा ना पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? क्या इसका साइज लौ जितना ही है या नहीं? अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे इससे अलग अलग दूरियों पर रखने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 15.1 में अंकित कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है तब आप किस प्रकार के प्रतिबिंब को भी पर्दे पर प्राप्त किया कर पाना संभव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण द्वारा आभासी बना हुआ प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बना हुआ प्रतिबिंब। ठीक है, जब बिंब की दर्पण से दूरी अगर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये क्रियाकलाप करने के लिए दिया है कि बिंब की दूरी जो है दर्पण से दूरी जो अगर 50 सेंटीमीटर है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बिंब से छोटा या बड़ा बनेगा, या प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक या उल्टा बनेगा या फिर सीधा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। एक दर्पण पर हम पर्सनल वीडियो लेकर के आ जाएंगे, आप लोग उससे समझ लीजिएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में किस शॉर्ट वीडियो लाएंगे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा बड़ा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब जो है साइज में जो है बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पणों का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसको देख लेते हैं। संभवतः आपने डॉक्टरों को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हुए देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग करके दांतों को बड़ा करके प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चित्र संख्या 15.17 में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि दंत चिकित्सक जो है मरीज को देखते हुए दांत को देख रहा है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से बड़ा साइज दिख रहा है। टॉर्च कार तथा स्कूटर के अग्रदीप में, जैसा कि हम बताए हैं, करें कि टॉर्च में तथा कार तथा स्कूटर के अग्रदीप में यानी कि आगे वाले भाग में फ्रंट मिरर के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल दर्पण की ही होती है। ठीक है, अवतल दर्पण ही होती है और साइड में उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ पे टॉर्च दिखाया हुआ है, टॉर्च का परावर्तक दिखाया है। ठीक है, अब कह रहे कि बूझो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है, तो उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है। क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान दीजिए कि घंटी का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है। ठीक है, घंटी का परावर्तक पृष्ठ क्या है, उत्तल प्रकार का है। ठीक है, क्रियाकलाप 15.8 को देखते हैं कि क्रियाकलाप 15.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर के दोहराइए। अब चित्र संख्या 15.19 अपने प्रेक्षणों को क्रियाकलाप 15.7 की भांति सारणी में अंकित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब को दिखाया जा रहा है। ठीक है, कह रहे कि क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पण यानी कि साइड मिरर में उपयोग किए जाने वाले दर्पणों को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण ही होते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी बताया है कि गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। उत्तल दर्पण जो होता है अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं। अतः ये चालकों के पीछे के अपेक्षाकृत अधिक चौड़े और अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। ठीक है, ये चालकों को जो होता है उत्तल दर्पण पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करते हैं। इसीलिए ड्राइवर अब मुंडी निकाल के पीछे थोड़ी देखेगा, वो साइड मिरर में ही देख लेता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए कि उत्तल दर्पण में पार्श्व दर्पण के रूप में दिखाई दे रहा है। देखिए कितने बड़ा एरिया को दिखाई दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे साइड मिरर में कितने बड़े एरिया को दिखाया जा रहा है।
अब आइए कि लेंसों द्वारा द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। अभी तक तो दर्पण को हम लोग पढ़ लिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब लेंस के द्वारा पढ़ते हैं। लेंस में भी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अवतल लेंस होता है, ठीक है। आपने आवर्धक लेंस यानी कि हैंड लेंस देखा होगा। आवर्धक लेंस यानी कि हैंड लेंस देखा होगा, या बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है, ठीक है। आवर्धक लेंस एक प्रकार का क्या है, लेंस है। देखिए यहाँ पे एक आवर्धक लेंस दिखाया जा रहा है जो छोटे आकृति को बड़े करके दिखाई दे रहा है। अब आइए लेंस का उपयोग व्यापक रूप से चश्मे, ठीक है। लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग। लेंस का जो उपयोग है चश्मा में, दूरदर्शकों यानी कि दूरबीन में तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं, चश्मा, दूरदर्शक, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। लेकिन दर्पण का उपयोग कहाँ करते थे, दर्पण का उपयोग गाड़ी वाड़ी के साइड मिरर में, टच में, वहाँ पे करते थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बारीकी डिफरेंट है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि वे लेंस, वैसी लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा प्रतीत होते हैं उसे उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस कहते हैं। चित्र संख्या 15.221 को जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं, ठीक है। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इसमें से प्रकाश गुजर सकता है। लेंस क्या होते हैं, लेंस जो होते हैं पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश आर पार हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस को दिखाया जा रहा है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। देखिए ये जो लेंस बीच वाले भाग जो है, बीच वाले भाग क्या है, मोटा है। बीच वाला भाग मोटा है, उभरा हुआ है, तो ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस कहलाता है। और यहाँ पे बीच वाला भाग जो है धंसा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा लेंस कहलाएगा, ये अवतल लेंस कहलाएगा, ठीक है। अवतल लेंस कहलाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बीच वाला भाग उभरा हुआ है उत्तल लेंस, और बीच वाला भाग धंसा हुआ है अवतल लेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेतावनी दिया हुआ कि लेंस से सूरज को या किसी चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूरज के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित ना करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको नुकसान हो जाएगी। अब आइए कि एक क्रियाकलाप 15.9 को देख लेते हैं कि एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूरज की किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र संख्या 15.23 में देखेंगे कि इसके दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखिए और लेंस तथा कागज के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त ना हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। अब क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस द्वारा सूरज का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सूरज का वास्तविक प्रतिबिंब कागज द्वारा, यहाँ पे लेंस द्वारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या करें कि अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल दीजिए। क्या अब भी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है। इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं दिखाई प्राप्त हो रहा है, ठीक है। हमने दर्पणों के लिए देखा है कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है। अब आइए देखिए कि सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित यानी कि अंदर की ओर मोड़ना है, अंदर की ओर मोड़ देती है, ठीक है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस को, ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस और कॉनकेव लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस या कॉनकेव लेंस कहते हैं। अब ये इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसारित कर देते हैं, बाहर की ओर मोड़ना, अतः इसे अपसारी लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस को दिखाई दिया है, ठीक है। अब आइए क्रियाकलाप 15.10 को देखते हैं। एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखे एक स्टैंड पर लगाइए, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, ठीक है। जैसा कि चित्र संख्या यहाँ पे 15.25 को दिखाया दिया है, ठीक है। विभिन्न दूरियों पर रखे बिंब के लिए उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब आइए लेंस से दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर दूर ले जाना होगा, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट यानी कि तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्या यह वास्तविक है या आभासी है।
अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदल ली, जैसे कि चित्र संख्या 15.25 में दिखाया है, उसको देखेंगे। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरका करके इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का क्या कीजिए, प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए क्रियाकलाप 15.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। अब क्या बिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो सीधा तथा आवर्धित हो? क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? क्या यह वास्तविक है या फिर काल्पनिक है? यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि पढ़े थे। ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंबों का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं, ठीक है। अवतल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा आभासी होता है, हमेशा, सदैव कह रहा है, ऑलवेज। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब ऑलवेज आभासी, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा होता है, ठीक है। बिंब के साइज से क्या होता है? छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा होता है। जैसे यहाँ पे 15.27 चित्र को दिखाया हुआ है, अवतल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, ठीक है। अब आइए सूरज का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन के बारे में देखते हैं। क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान किया होगा कि यह प्रायः वर्षा के पश्चात ही दिखलाई देता है। आजकल तो इतने हमारे वायुमंडल में इतने प्रदूषित हो चुके हैं कि आजकल इंद्रधनुष भी दिखाई नहीं देते हैं। जब सूरज आकाश में क्षितिज के पास होता है तो इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष आर्क के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि चित्र संख्या 15.28 को यहाँ पे इंद्रधनुष आकाश में दिखाई दे रहा है, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? अब देखिए कि इंद्रधनुष में कितने वर्ण होते हैं, कितने रंग होते हैं। तो मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो भी एक रंगीन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश की सीडी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए चित्र संख्या 15.29 में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूरज के प्रकाश में रखी एक सीडी के अनेक रंगों का विभाजन किया जा रहा है, ठीक है। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूरज का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण होता है? अब आइए इसको जांच कर लेते हैं। कांच का एक प्रिज्म लीजिए और किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूरज के प्रकाश का एक पतला किरणपुंज प्रिज्म के एक फलक पर पड़ने दीजिए, डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। क्या अब आप क्या देखते हैं? आप यह देखेंगे, यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ भी देख पाते हैं, ठीक है। चित्र संख्या 15.30 को देखेंगे, यह दर्शाता है कि सूरज के प्रकाश में 7 वर्ण तो विद्यमान होते ही है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, ठीक है। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रिज्म जो है सूरज के प्रकाश की एक किरण पुंज को 7 वर्णों में विभाजित कर देती है, ठीक है। प्रिज्म जो है सूरज के प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देती है। अब क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर के श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? अब आइए कि लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए और इस डिस्क को 7 खंडों में विभाजित कीजिए। चित्र संख्या 15.31 को देखेंगे। इसके दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज की चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिलीफ की नोक पर ढीले से लगाइए। अब सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क जो है पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक 7 वर्णों वाली कोई डिस्क है। यहाँ पे देखिए कि तेजी से घुमाने पर यह श्वेत प्रतीत हो रहा है, ठीक है। यह 7 रंगों वाली डिस्क है, इसको तेजी से घुमाने पर 7 रंगों का प्रतीत हो रहा है। अब कहा कि घूर्णन करके घूम के डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाइए। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत प्रतीत हो रहा है, जैसा कि अभी चित्र में देखे हैं। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं, ठीक है। इस डिस्क को कौन सा कहते हैं? न्यूटन की डिस्क कहते हैं। यहाँ पे पहेली को एक अद्वितीय विचार आया है कि उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया और जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया है, जैसा कि चित्र संख्या 15.32 को दिखाया है। जब लट्टू घूर्णन करता है यानी घूमता है तो वह लगभग श्वेत दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ कक्षा आज समाप्त करते हैं। इसमें से आप लोगों को लेंस और दर्पण के बारे में अवश्य ही पता चला होगा, ठीक है। लेंस और दर्पण के बारे में सीखने को मिला होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं।